हाँ, तो मैं अब अगली बात उसके बाद कर रहा था कि आपके एड्रेस से शुरू करता हूँ। एड्रेस का मतलब होम डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादातर लोग आप में से अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सहारनपुर के हैं, कुछ लोग अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट यानी अलीगढ़ के बारे में आपको सब पता होना चाहिए अच्छी तरह। इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए, विकिपीडिया में जो भी इन्फॉर्मेशन निकले वो सारी वहीं से कॉपी कर लीजिए। मतलब आपके यहाँ कितनी विधानसभा हैं, कितनी लोकसभा हैं, कौन विधायक है, कौन सांसद है, कितनी तहसीलें हैं, कितने ब्लॉक हैं, एक सामान्य जानकारी। आपके यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, कितनी जनसंख्या है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या साक्षरता दर है, मतलब सामान्य जानकारी जो आप यूपी असल में यूपी के लिए पढ़ते हैं वो सब सामान्य जानकारी आपके अलीगढ़ के लिए, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपके पास डायरी में टिप पर होनी चाहिए। फिर समस्याएं और संभावनाएं, मतलब अलीगढ़ जनपद की एक बेसिक समस्या बताइए, कोई पूछा जाएगा तो अलीगढ़ की बेसिक समस्या है कि वहाँ वाटर लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसी तरह की और जो आपको सामान्य लग रही समस्या, कुछ बहुत ज़्यादा उसके लिए डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, सामान्य साधारण समस्या कोई आप ढूंढ के लाइए और उसे बताइए। या फिर दूसरी समस्या ये बता सकते हैं कि लॉक इंडस्ट्री के लिए अलीगढ़ जाना चाहता था, लेकिन अब लॉक इंडस्ट्री इस समय मतलब उसका डाउनफॉल हो रहा है, उतना उसमें ग्रोथ नहीं रह गई जैसी पहले थी। दो चीज़ें बता सकते हैं। तो उसके बाद फिर पूछेंगे संभावनाएं क्या है, मतलब इन कमियों को, समस्याओं को से निपटा कैसे जाएगा या संभावनाएं क्या है। तो ये आप बता सकते हैं भाई, अलीगढ़ में स्किल्ड लेबर है, इसके लिए लॉक इंडस्ट्री के लिए। तो अगर लॉक इंडस्ट्री को और प्रमोट किया जाए तो अलीगढ़ ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। अलीगढ़ में स्लॉटर इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनको उन पे भी और इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो भी और आगे बढ़ सकता है। तो इस मतलब मैंने एक दायरा बता दिया आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उस दायरे में रह के आप कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार रखिए और उनके बारे में आपको तैयारी करते रहना। उसके बाद बारी आती है आपके एड्रेस से संबंधित स्टेट, राज्य। तो राज्य के बारे में यूपी स्पेशल में सारा कुछ आप पढ़ते हैं। उसी में जो मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, एटलीस्ट जो इसमें भाजपा सरकार में यानी योगी सरकार में जो चलाई गई योजनाएं, और उसमें से भी लेटेस्ट में जो चलाई गई हैं हाल फिलहाल में, वो नेट से निकाल के उनके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें 4-4 लाइन की लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर वो ये भी यूपी के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब यूपी की डेमोग्राफी, पॉलिटिक्स, विधानसभा सीटें कितनी, लोकसभा सीटें कितनी, वो सब तो आपको पता ही होगा। फिर पूछ सकते हैं कि यहाँ समस्याएं क्या हैं यूपी की, संभावनाएं क्या हैं। तो आप सबको पता है कि समस्या यूपी की सबसे बड़ी ये है कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी स्थिति है, जिसकी वजह से संसाधन हमारे पर्याप्त होते हुए भी सीमित हो जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं यूपी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपी में मतलब एक साथ बाढ़, सूखा, दोनों आपदाएं एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसा यूपी की फिजियोग्राफी है। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी समस्याएं आप बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई कठिन समस्या बताएंगे अगर आप, तो फिर उसे आपको ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए समस्या की को बताते समय साधारणता का उसकी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया यूपी के बारे में। अब उसके बाद फिर आपको हो गया आपकी अभिरुचि के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत चीज़ों जोड़ के देखें। तो अभिरुचि कुछ लोगों को कि पढ़ना है, रीडिंग है अभिरुचि। तो रीडिंग में केवल रीडिंग तो एक जनरल अभिरुचि हो गई। रीडिंग में क्या पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, कहानी पढ़ना, कथा पढ़ना या अखबार पढ़ना। तो वो चीज़ ज़रूर लिखें कि रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग जो कुछ भी और कोई चीज़ पढ़ना आपको अच्छा लगता हो वो चीज़ आप उससे जोड़ के बताएं, केवल रीडिंग ही उसमें ना लिखें। तो जो भी आपकी नावल पढ़ना अगर हॉबी हो तो 2-3 नावल्स के बारे में अच्छे से आप पढ़ समझ लीजिएगा। जैसे नावल पढ़ना जैसे बताएंगे आप, तो आप में से ज़्यादातर लोग प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ना अपनी हॉबी बताएंगे। तो प्रेमचंद के 2-3 गबन गोदान और 2-3 उपन्यासों के बारे में पढ़ लीजिए। बल्कि प्रेमचंद को विकिपीडिया पे डालिए, प्रेमचंद के बारे में सब कुछ निकल आएगा, उसे आप टीप लीजिए, लिख लीजिए अपने पास। इसी तरह से आपका क्रिकेट अगर आपकी हॉबी है तो क्रिकेट की बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। कितने प्लेयर्स होते हैं, कौन से प्लेयर कहाँ किस पोजीशन में होते हैं, किस किस तरह से आउट होते हैं लोग, अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से टूर्नामेंट खेले गए हैं, भारत का क्या स्थान है किस उसमें, और भारत का कौन सा खिलाड़ी टॉप रैंकिंग में चल रहा है। सब चीज़ें आपको मतलब उसके बारे में फिर डीप में जाके इकट्ठी करनी है, ठीक है। इसी तरह से हॉबी किसी की सिंगिंग हो सकती है। तो सिंगिंग के बारे में आपको, सिंगिंग का मतलब खाली गाना ही नहीं होता, सिंगिंग का मतलब होता है कि सिंगिंग के बारे में सारी चीज़ें जानना। सिंगिंग का मतलब कि आपको सिंगिंग की पूरी बैकग्राउंड तैयार होनी चाहिए। तो इसी तरह से 3-4 जनरल हॉबी हैं, उन्हीं के आसपास अपने आप को रखिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की। तो ग्रेजुएशन में जो आपका विषय रहा हो
अगर आप कर सकते हैं तो जो सामान्य चीज़ें हैं, उसकी जनरल चीज़ें जो आपको लगता है कि थर्ड पर्सन उन प्रश्नों से वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करके रख लीजिए अपनी डायरी में ही। 10 पन्ने दे दीजिए इसी को, जो आपकी ग्रेजुएशन के विषय रहे हों। अगर नहीं कर सकते हैं तो बहुत जान देने की आवश्यकता नहीं। जब वो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछें, उनसे प्रश्न पूछना शुरू करें, तो आप प्यार से ये बोल के क्विट कर सकते हैं, सॉरी सर काफ़ी समय हो गया, बीएससी में ये विषय पढ़े हुए, अब ठीक से याद रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बारी आती है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने खूब ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2-2 लाइन के प्रश्न के उत्तर आप तैयार करके रखें। जैसे जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, 2 लाइन में आपको बताना है, आपको जानना चाहिए। पर्वत निर्माण कैसे होता है, 2 लाइन में आपको बताना आना चाहिए। या फिर भूकंप कैसे आता है। मतलब थर्ड पर्सन जब एक लेमैन या कॉमन पर्सन जब आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछेगा, तो वो किन प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहेगा, उस तरह का आप क्वेश्चनेयर तैयार कर लें, मोटा मोटा तैयार करके अपने पास रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद बारी आती है आपका जो कहीं आप ऑलरेडी जॉब में हैं। जैसे हमारे कई बच्चे शिक्षक हैं, ऑलरेडी टीचिंग जॉब में हैं, तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे आपकी मतलब वो ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप शिक्षक हो तो क्या आप वहाँ पर अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हो, न्याय कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, बच्चों के बागे भरोसे बच्चों को छोड़ दिया आपने। तो वो ये मानते हैं कि अगर वहाँ जस्टिफिकेशन बच्चों के साथ कर रहे हो, तो नौकरी में यहाँ आ जाओगे तो यहाँ भी बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि उनको आपको संतुष्ट करना कि आप अभी जहाँ पर हो वहाँ भी बहुत खुश हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन बेहतर की अपेक्षा हर कोई करता है। इसलिए आप बेहतर के लिए प्रयास करने के क्रम में यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हो, और अगर मौका आपको दिया जाएगा सिविल सर्विस में आने का, तो आप यहाँ भी खूब बेहतर करोगे, ठीक है। तो इससे जोड़ के जो सवाल जनरल से पूछ सकते हैं वो यही पूछ सकते हैं कि एजुकेशनल मतलब एजुकेशन या शिक्षा विभाग या शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं बताइए। बेसिक शिक्षा से आप में से कई लोग जुड़े हुए हैं, तो बेसिक शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं बताते समय आप कुछ भी करके इस तरह से इनपुट देंगे कि आप वो समस्याएं कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आपको बताना है सर ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने अपने स्कूल में कोशिश की है, गार्जियन से लगातार हम लोग टच में रहते हैं, गार्जियंस की मीटिंग करते हैं, जिससे हमारे यहाँ अभी भी 101 बच्चे हैं। लेकिन सर ये इस समय कॉमन समस्या बन चुकी है कि गार्जियंस स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। पर आपको उसी में जोड़ के भी बताना है कि नहीं, आप ऐसा नहीं, आप कोशिश करके बच्चों को स्कूल तक लेके आते हो, ठीक है। तो आपकी एजुकेशन की समस्याएं पूछेंगे, मतलब आपके विभाग संबंधी समस्याएं। दूसरा फिर आपका सवाल होगा कि आप वहाँ से यहाँ क्यों आना चाहते हो, भाई एजुकेशन फील्ड छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हो। तो आपका सवाल का उत्तर ये होना चाहिए, सर यहाँ सिविल सर्विस में एक हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने का, हम मतलब हर तरह के काम यहाँ रह के कर सकते हैं। और फिर मतलब आपकी इससे बैकग्राउंड से यानी शिक्षक बैकग्राउंड से जुड़े हुए प्रश्नों के बाद फिर शुरू होते हैं आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो, मतलब एसडीएम बनने जा रहे हो, डिप्टी एसपी बनने जा रहे हो, बीडीओ बनने जा रहे हो, फिर तो उसके बारे में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको सामान्य जानकारी हो। उससे पहले मैं बता दूं, जीएस के बारे में भी सामान्य जानकारी आपसे पूछ सकते हैं। जीएस के सारे सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ भी पूछते हैं तो जो आपको पता हो तो आप बताइए, नहीं पता हो तो उसे आप मत बताइए, ठीक है। बिठा लो उनको, हाँ। तो ये है। और इसके बाद फिर मतलब जो करंट अफेयर्स है, मतलब मैं पदों के बारे में जो भी बताया था मैंने वो बाद में बताऊंगा। करंट अफेयर से जोड़ के सवाल आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल तैयार रखिएगा, लेकिन करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप पिछले 15 महीने की मैगजीन पढ़ने लग जाओ। कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आज से और अभी से 2 या 3 अखबार घर में मंगाना शुरू कर दीजिए। जो जो चर्चा में विषय हों वही सारे आपके इंटरव्यू बोर्ड में पढ़ने आएंगे। इंटरव्यू बोर्ड अलग से कोई करंट वो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के नहीं आता, सुबह अखबार पढ़ते हैं, वही आके दिन में आपसे पूछ लेते हैं। या आज अखबार पढ़ा, कल सुबह कोई याद आ गई कोई चीज़ तो आपसे पूछ दिया। इसलिए आप डेली 2 या 3 अखबार पढ़िए, उसमें छोटी बड़ी खबरें जो भी हों आप हो सके तो उनको डायरी पर नोट करते रहे, उनको छोटी छोटी चीज़ें, मतलब उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप तथ्यात्मक इकट्ठी कर लें, और वही सीधे एग्जाम के लिए आपका करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी, अलग से और आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में एक चीज़ ये मैं अलग से जोड़ रहा हूँ कि जो पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं वो भी आप उसको सिलेबस ही समझ के तैयारी कर लो। जितने पिछले सालों के आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन दिए गए हैं, राजवीर सर ने डाला है ग्रुप पे, उन प्रश्नों के उत्तर
2-2 लाइन के आप तैयार एक बार करके रख लो। जैसे मैंने बताया कि घर में किसी को बिठा लो, वो तो आपसे सारे सवाल पूछा करे, उनके उत्तर दो, फिर उनसे पूछो क्या मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हो, या मेरे उत्तर देने में कोई कमी तो नहीं थी, मैंने उत्तर सही से दिया आपको या नहीं दिया, ठीक है। फिर मैं बात बता उसके बाद आपके सिलेबस का आखिरी पार्ट आता है कि जिस सेवा में आप जा रहे हो उसके बारे में कितना जानते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, जिस सेवा में आप जा रहे हो अभी हो ही नहीं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपसे अपेक्षित नहीं है। सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित हैं कि आप उस सेवा में जा रहे हो, तो आप कुछ सोच के उस सेवा में आना चाहते हो, तो कुछ सोच के मतलब कि कुछ उसके बारे में सामान्य सा जानते हो। अब सामान्य सा जानने का मतलब है कि क्या कितना उसके बारे में आप जानते हो। जैसे आपसे एसडीएम और डिप्टी एसपी बेसिकली 2 पदों के बारे में वो खूब सारा पूछेंगे। पहले तो पूछेंगे आपने प्रायोरिटी में क्या दिया है, तो सभी लोग प्रायोरिटी में एसडीएम दोगे, उसके बाद डिप्टी एसपी दोगे, उसके बाद और बहुत सारे पद हैं, वो मैं प्रायोरिटी आपको भरवा दूंगा, बता दूंगा खुद भी। तो एसडीएम डिप्टी एसपी के बारे में खूब सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब एसडीएम से जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल होता है कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या क्या अंतर होता है। तो आपको उत्तर बताना है, सर डिप्टी कलेक्टर सेवा का नाम है, और जब कोई डिप्टी कलेक्टर किसी तहसील यानी सब डिवीज़न में तैनात हो जाता है तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उप जिला मजिस्ट्रेट हो जाता है। यही डिप्टी कलेक्टर और उप जिला मजिस्ट्रेट में, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में अंतर है। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है। एसडीएम और एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जब हम सीआरपीसी में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई शक्तियों का जब हम प्रयोग करते हैं, तब हम कहलाते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मतलब मजिस्ट्रियल पावर्स का जब हम को एंटरटेन करते हैं, तब हम कहलाते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जब हम जेडएलआर यानी भूमि से संबंधित अधिनियमों का, जैसे सबसे बड़ा अधिनियम इस समय राजस्व संहिता 2006, राजस्व संहिता की शक्तियों का जब हम प्रयोग करते हैं, 2006 नहीं शायद 2016 है, तो राजस्व संहिता से जुड़ी हुई शक्तियों का जब हम प्रयोग करते हैं, तब हम सब डिविजनल ऑफिसर यानी उप जिला अधिकारी कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी शक्तियां हमारी होती हैं उप जिला अधिकारी के रूप में? शक्तियां होती जैसे हम किसी भी खेत का बंटवारा कर सकते हैं, किसी भी खेत को मृतकों किसी व्यक्ति के मरने पर उसके वारिसों के नाम कर सकते हैं, किसी भी जमीन को हम आवासीय घोषित कर सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हैं, मतलब जो चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल ऑफिसर के बीच के डिफरेंस के लिए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? तो उसमें जो शक्तियां हैं मुख्य रूप से उसमें है कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका होने पर 6 माह के लिए प्रतिबंधित किए जाने की शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति है। इसे 107/116 सीआरपीसी 107/116 की शक्ति कहा जाता है। ये कई बार पूछे हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक में होगा। तो 107/116 का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में थानाध्यक्ष आपको रिपोर्ट दे, या फिर कहीं और से आपको पता चले कि यह आदमी कल शांति भंग कर सकता है, कल धरना प्रदर्शन करेगा और बवाल काट सकता है, या पड़ोसी से लड़ाई कर सकता है, तो आप उस आख्या के आधार पर उसको नोटिस भेज के उसे बुला सकते हो और उसे मुचलका भरवा के उसे या तो प्रतिभूति जमा करके, मतलब गारंटी धनराशि जमा करा के, या फिर कोई जमानत जमा करा करके उसे आप प्रतिबंधित कर सकते हो कि अगले 6 महीने तक अगर आपने अब कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया, कानून व्यवस्था भंग की, तो आपकी जो प्रतिभूति जमा है, वो आपकी जमानत जमा है, वो आपकी जब्त हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप 6 महीने के लिए जेल जाओगे। ये आप उसको लिखित में दे सकते हैं। इसे कहते हैं 107/16 की कार्रवाई, या प्रतिबंध किया, कानून व्यवस्था भंग करने से प्रतिबंधित किया जाना। तो ये बहुत बड़ी शक्ति होता है। इसी तरह से किसी भी संपत्ति के विवाद को लेकर, मान लीजिए कोई मकान है, उस मकान को लेकर 2 लोग लड़ रहे हैं, हमारा कर रहे हैं, तो उसके स्वामित्व का प्रश्न दीवानी न्यायालय में डिसाइड होगा, लेकिन उस मकान पे विवाद के समय कब्जा किसका है, ये एक धारा 145 में, सीआरपीसी 145 में एसडीएम के रूप में आप डिसाइड करोगे। किसी भी सार्वजनिक उपयोग की कोई वस्तु, जैसे तालाब, कुआं, रास्ता, इससे अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या समूह को रोकता है, तो आप सीआरपीसी की धारा 133 में उसे भी प्रतिबंधित कर सकते हो। जैसे कोई रास्ता है, 100 लोग रोज निकलते, तो उस पर कोई आदमी बीच में दीवार लगा रहा है, तो आप उस व्यक्ति को
वहाँ से दीवार सहित उसे हटा सकते हो कि ये आम रास्ता है, इसे नहीं रोका जा सकता है क्योंकि इसे तमाम सारे लोग रास्ते के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 133 की, तो ये मुख्य रूप से 3-4 धाराएं हैं जिनका प्रयोग आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कार्य आता है कि भाई एसडीएम के कार्य बताइए क्या क्या होते हैं, एसडीएम तहसील में क्या क्या करता है। तो सबसे पहला काम होता है एसडीएम का तहसील में, उप जिलाधिकारी का तहसील में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है भू अभिलेखों का रखरखाव एवं अद्यतनीकरण। भू अभिलेखों का रखरखाव एवं अद्यतनीकरण। दूसरा काम होता है अपने तहसील क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा काम होता है अपने तहसील क्षेत्र में किसी भी आपदा की स्थिति में आपदा एवं बचाव राहत का कार्य करना, बचाव राहत का कार्य करना। चौथा उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि इलेक्शन से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का अपने तहसील क्षेत्र में संपादन कराना, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव। सभी चुनावों में प्रक्रिया एसडीएम के द्वारा संपादित की जाती है विभिन्न रूपों में। कि जब वो इलेक्शन मशीनरी में वोटर लिस्ट बनाने काम करता है तब वो ईआरओ कहलाता है, और जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करता है तब वो रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। मतलब वोट डलवाने का जब काम करता है तब वो रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। इसके अलावा तहसील क्षेत्र में भू अभिलेखों के रखरखाव के साथ साथ वसूली का भी कार्य कराता है, चाहे वो लगान से संबंधित वसूली हो या फिर विभिन्न विभागों के द्वारा जिनका कर्जा, जिनसे बैंक से या फिर अन्य जगहों से किसी ने कर्जा ले रखा है और वो कर्ज चुका नहीं रहा है, बिजली का बिल नहीं दे रहा है या कोई और कर्जे हैं उसके ऊपर जो चुका नहीं रहा है, तब फिर वो विभाग आरसी बना के, वसूली प्रमाण पत्र बना के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यानी एसडीएम को दे देता है। फिर एसडीएम अपने अमीनों के द्वारा वसूली करवाता। तो ये कुछ मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस वर्क करता है, आय जाति निवास प्रमाण पत्र जारी करना और भी इस तरह के तमाम सारे कार्य करता है, लेकिन ये मुख्य रूप से इतने सारे कार्य करता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर डिप्टी एसपी की बारी आती है कि डिप्टी एसपी क्या करता है कार्य। डिप्टी एसपी और सीओ में क्या अंतर है। डिप्टी एसपी सेवा का नाम है, सीओ जब वो अपने सर्किल में तैनात हो जाता है तब वो सर्किल ऑफिसर यानी क्षेत्र अधिकारी या सीओ कहलाता है, ठीक है। सीओ के रूप में वो 2 या 3 या 4 जितने भी थाना क्षेत्र होते हैं उनका सुपरविजन करता है और मुख्य रूप से कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण का अपने क्षेत्र में कार्य करता है। डिप्टी एसपी के बारे में इतने बताना, उससे ज़्यादा आप डीप में मत जाइएगा, ठीक है। अब फिर से एसडीएम पे आते हैं। एसडीएम के बारे में फिर उसके कार्यों के बारे में जब डीप में जाने लगेंगे तो फिर कहेंगे भू अभिलेख। आपने बताया अभी शब्द प्रयोग किया, भू अभिलेख कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से भू अभिलेख 3 होते हैं, खसरा, खतौनी और सजरा। सजरा मतलब जो नक्शा बना होता है पूरे गांव की जितनी भी जमीन है वो छोटे छोटे टुकड़े यानी गांटों में बटी होती है या खसरा में बटी होती है, उसे पूरे नक्शे को मिला के पूरे गांव के, उसको कहते हैं सजरा, ठीक है। सजरा को हम देख के जान सकते हैं कि कहाँ पर किसका खेत मौके पर होगा, इसका सिर्फ यही यूज होता है। उसके बाद आती है बारी खसरा और खतौनी की, ठीक है। तो खसरा ये बताता है कि किस व्यक्ति का, मतलब किसी भी व्यक्ति का कहाँ कहाँ कितना कितना खेत है, ठीक है। कहाँ कहाँ कितना कितना खेत। चलिए खसरा खतौनी का हम डिटेल में और लेके आगे बताएंगे, अभी फिर इसमें बहुत चीज़ें और बतानी। खसरा खतौनी से तरह सब हम और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पदों के बारे में मुख्य रूप से, ठीक है। अब इसके पहले मैंने करंट वाला भी जैसे बताया था, करंट का तैयारी कैसे हो तो मैंने बता दिया, लेकिन करंट में आज की तारीख में मुख्य रूप से प्रश्न क्या पूछ सकते हैं। कोरोना के बारे में, कोरोना खूब चल रहा है, कोरोना के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके बारे में, उस आपसे। तो डेली करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़पेपर में निकलता है वो सब नोट करते रहिए, उसी में से जोड़ के पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में कोई साइंटिस्ट नहीं बैठा होगा, सब सामान्य व्यक्ति होंगे। तो वो सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप बताओ उनसे। इंडो चाइना बहुत वार्म टॉपिक है, इंडो चाइना के बारे में आप बहुत सारी जानकारियाँ रखिए। आप इंडो चाइना कहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट है, वो कब से शुरू हुआ है, कब से चला आ रहा है, मतलब एक डिबेट का विषय वहाँ पर हो सकता है, कई सारे प्रश्न उससे जोड़ के पूछ सकते हैं, तो आप उसकी बैकग्राउंड देख लीजिए। उसके साथ साथ जब इंडो चाइना शुरू हो जाएगा तो कुछ कुछ इंडो नेपाल भी बीच में अभी हाल फिलहाल में हुआ था, थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, उसके बारे में आप जानकारी रखिए। अब जब इंडो चाइना और इंडो नेपाल आपने पढ़ लिया तो आप इंडो पाकिस्तान भी देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या कन्फ्लिक्ट है। फिर इस साल जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनके भी थोड़ा बहुत आप डेटा रखिए। धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। तो और भी अखबार में जब आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। तो आप सभी चीज़ों के बारे में, सभी घटनाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी रखें, उतना पर्याप्त है।
उस सब के बाद मतलब जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ये तो नॉलेज वाला पार्ट हो गया जो मैंने अभी तक बताया। प्रेजेंट करने का मतलब कि आप गेट में घुसने से लेके गेट के बाहर निकलने तक हर चीज़ आपकी वहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। जैसा आपके घर में कोई मेहमान आता है, पहली बार मेहमान आता है, या एक तरह से ये कह लें कि मान लीजिए आपके घर में कोई लड़की है, तो उसको देखने वाले जब आते हैं तो आपके घर वाले उस लड़के को जिस तरह से बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, खा मतलब चाय पीते समय कब कैसे पकड़ा हुआ है, बाएं हाथ से पकड़ा है कि दाएं हाथ से पकड़ा है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ पर देखी जाती हैं। इसलिए इनको इतनी बार यूज टू हो लो कि ये बहुत कॉमन लगने लगें आपको, अनकॉमन ना लगें। वो भाई आपको इतनी बड़ी नौकरी देने जा रहे हैं तो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले गेट में एंट्री को लेके पहले तो आप कपड़े बड़े ढंग के पहनेंगे भाई, जूते वूते आपके चमचमाते हुए होने चाहिए। गर्ल्स की सैंडल जो भी पहन के जाएं, जूती पहन के जाएं, साफ सुथरी चमचमाती हो, तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। बेल्ट, बॉयज़ की बेल्ट वेल्ट ठीक ठाक होनी चाहिए, साफ सुथरी। आपके बाल ढंग से कटे हुए होने चाहिए, नहीं कि दाढ़ी की बड़ी दिखाई दे रही मेरी तरह, वो सब नहीं होना चाहिए। एकदम बढ़िया क्लीन से हो, अच्छे से बाल ठीक से बने हुए। आप बेहतर ये होगा कि आप जाके कहीं फेशियल वेशियल बढ़िया से करा लीजिए। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हेजिटेट मत करिए, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। आप जाके बढ़िया फेशियल 1 बार 2 बार 3 बार, तब तक जितनी बार कराया जा सकता हो करा के बढ़िया वहाँ साफ सुथरा चेहरा लेके पहुँचेंगे जाके, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। अच्छे कपड़े, साफ सुथरा चेहरा, अच्छा जेस्चर, अच्छा शिष्टाचार के साथ आप पहुँचिए। आप गेट को धीरे से खोलेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हिंदी मीडियम में इंटरव्यू देना है आपको, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यही पूछना है। इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू देना तो मैं कम इन सर, बढ़िया मुस्कुराते हुए मेरी तरह, मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कि वो आपकी मुस्कान पे मतलब फिदा हो जाएं। इस तरह की मुस्कान आपकी होनी चाहिए। हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन यही होता है। आप अंदर जाके चेयर के पास खड़े हो जाएं और सबसे पहला काम आपका होना चाहिए अभिवादन करें। अभिवादन करने का क्रम ये होता है कि आप चेयरमैन का अभिवादन करें। सबसे पहले चेयरमैन का करें, उसके बाद जो उसके बाएं और दाएं सदस्य बैठे हों, अगर उनमें से कोई महिला है तो पहले उस महिला का अभिवादन करें। अदरवाइज दोनों तरफ बैठे हुए किसी भी क्रम में, चाहे बाएं वाले को चाहे दाएं वाले को, उनका अभिवादन कर लें। नमस्कार सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। इस तरह से आप अभिवादन करके खड़े हो जाएं। तो आप 5-6 सेकंड तक वेट करें, 10 सेकंड तक वेट करें। अगर कोई बैठने के लिए नहीं कहता है तब आप पूछेंगे क्या मैं बैठ सकता हूँ सर, तो वो खुद ही कहेंगे। ये कभी नहीं करना कि वो ना इजाज़त दें और आप सीधे जाके बैठ जाएं। इस चीज़ की प्रैक्टिस आप घर पे 100 बार कम से कम कर लें कि बाहर से आप अंदर आओ तो कोई बैठने को कहें, इंटरव्यू लेने वाला आदमी, तभी आप बैठो, ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, आप बैठ जाइए। बैठते समय एकदम स्ट्रेट होके बैठिए। आपके पैर एकदम नीचे ज़मीन पर सीधे लगे हुए होने चाहिए और आपके हाथ आपके घुटनों पर रखे होने चाहिए। वहाँ पर कुर्सी नॉर्मली आपकी मेज़ से दूर पड़ी होगी, आप मेज़ पर हाथ रखने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर हो भी तो भी आप हाथ दोनों अपने घुटनों पर रखेंगे। ठीक है, एकदम। और पीठ एकदम सीधी, मतलब ऐसा ना हो कि एकदम लगे वहाँ की बगुला बैठा हुआ है सीधा, वैसा भी नहीं करना। नॉर्मल मतलब एक साधारण पोस्चर में आपको बैठना है। ठीक है, और फिर आप एकदम आई कांटेक्ट आपका सीधे चेयरमैन और बाएं दाएं बैठे हुए सब लोगों के साथ रहना चाहिए। चाहे वो प्रश्न पूछ रहे हो या आपस में बात कर रहे हो या वो कुछ कर रहे हो, तो भी आप सभी को बारी बारी से देखते रहेंगे। ये नहीं कि केवल चेयरमैन पर ही आप फोकस कर रहे हैं। उससे लगेगा बाकी दोनों लोगों को या जो भी 3-4 लोग हों कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए चाहे प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हों, चाहे हम उनकी बात सुन रहे हों, हमें सभी को देखते रहना। लेकिन जब कोई प्रश्न हमसे पूछ रहा हो तब केवल हमारी नज़रें हमारी उसी तरफ होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम उसको भी सेटिस्फाई करेंगे और जो बगल में लोग बैठे हैं उनको भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब हम उनसे भी बात करते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वहाँ पर जाके बैठने को लेके। फिर उसके बाद आप मान लीजिए जैसे वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं आपसे। सीधा ही पहले जब सवाल दाग दिया कि ये बताइए अभी जो इंडो चाइना चल रहा है, गलवान वैली, ये क्या है? आपको क्या लगता है कि चीन से इंडिया जीत पाएगा? कि अब हमको तो लग रहा है कि इंडिया डर गया है, लड़ेगा तो हार जाएगा। अब ये ओपन एंडेड सवाल है। ओपन एंडेड सवाल का मतलब कि आपको जवाब कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैंने पढ़ा नहीं, मैं जानता नहीं। आपसे वैसे पूछें कि कोई पूछे भाई पेंगो गत्सो लेक कहाँ है, तो आप कह सकते हो सॉरी सर नहीं मुझे याद आ रहा है। लेकिन आपसे कोई एनालिटिकल सवाल पूछा है तब आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो आप इंडो चाइना जुड़ा हुआ सवाल, तो आप कह सकते हैं कि सर हाल में ही इंडो चाइना
LAC पर अभी दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक कन्फ्लिक्ट हुआ, उसी वजह से ये मुद्दा बहुत चर्चा में है। तो आप मतलब 1-1.5 लाइन कह के चुप हो जाएंगे, आप पूरा समझाने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उत्तर दीजिए, उसके बाद फिर उनको अगला सवाल पूछने दीजिए। अगला सवाल पूछेंगे कि वो बताइए कौन सी घाटी, उसका घाटी का नाम क्या था जहाँ वो अभी बवाल हुआ था इंडो चाइना बीच, तो आप बताइए सर वो गलवान वैली को लेके विवाद हुआ था, वहाँ पर जो भारत और चीन की सीमा है। ठीक है, बस उतने पर। फिर उसके बाद कहेंगे उसके बाद क्या हुआ, क्या भारत को पीछे हटना पड़ा कि चीन को पीछे हटना पड़ा, तो फिर आप बताएंगे कि आज की स्थिति सर यह है कि दोनों सेनाओं के बीच समझौता होकर दोनों सेनाएं ही पीछे हट गई हैं। तो आप एकदम कूल होके, अब मान लो नहीं ही पता है, मान लो इंडो चाइना वाला नहीं है पता है, कंफर्टेबल नहीं है आप उसको, तो आप कह सकते हैं सॉरी सर मैंने बहुत अच्छी तरह से इस विषय पर मतलब ध्यान केंद्रित नहीं किया, मैं बहुत अच्छी तरह से इस विषय को नहीं पढ़ पाया, फिर भी यह तो इजाज़त दें तो मैं जो भी मुझे पता है वो मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल का उत्तर देंगे। मान लीजिए फिर वैसे तमाम सारे सवाल पूछ डाले, अब ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं कि बार्सिलोना की राजधानी बताइए भाई, और उत्तरी अमेरिका के तीनों देशों की राजधानी बताइए, फिर दक्षिणी कोरिया की राजधानी बताइए, सब ऐसे उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाले अक्षांश का नाम बताइए, खूब उल जुलूल सवाल ऐसे फैक्चुअल पूछ डाले। नहीं पता है आपको लगातार, हाँ कोई भी सवाल नहीं पता, सॉरी सर नहीं पता है, सॉरी सर पढ़ाता पर याद नहीं आ रहा, सॉरी सर मुझे पता होना चाहिए था पर मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इस तरह से बता के अपना प्यार से क्विट करते रहिए, निकलते रहिए सवाल से जो नहीं पता आपको, फंसिए मत, मतलब अटकिए मत कहीं पर, वो आपका मतलब मार्क्स जुड़ते जाएंगे, चाहे आप सवाल का जवाब दें चाहे न दें, आपके क्विट करने की तरीके पर भी आपका अंक जुड़ेगा। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल घबराना नहीं है, बोर्ड के सामने जाके आप शालीन व्यक्ति की तरह बैठिए, आप अपने आप को याचक समझिए, आप नौकरी मांगने अंदर गए हैं तो आप उस भूमिका में जाइए। शिक्षक जो भी हैं बच्चे हमारे, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप बिल्कुल ये मत वहाँ शो करिएगा कि नहीं आप टीचर हो, जैसे आपके अंदर का टीचर वहाँ ना अंदर जग जाए कि आप उनको स्टूडेंट समझ के समझाने लग जाओ, 2 दूना 4 2 दूनी 6 ऐसे समझाने न लग जाना। आप वहाँ पर उनके लिए स्टूडेंट ही हो, तो आप उनके स्टूडेंट ही बन के बैठिएगा। आपको वो कुछ ना कुछ अंदर से दे के भेजेंगे। किसी भी समय मान लीजिए वो आपके साथ बदतमीजी करने लगे कि ये क्या तरीका भाई, आप कैसे चले आए यहाँ पर, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके कपड़े देखा आपने कैसे पहन रखा है, आपने ज्योग्राफी आसनल रखा है, आप सवाल तो एक को नहीं दे पा रहे हो जवाब, या आपसे 10 सवाल पूछे आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, ये कोई तरीका है, कैसे आप पीछे बन जाओगे। तो इस तरह का वो माहौल कई बार क्रिएट करते हैं, वो इंटरव्यू लेने का तरीका होता है। आपको उससे बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको हल्का मुस्कुराते हुए रहना है, और आप कितना भी वो बदतमीजी करें आपको उसका जवाब आपके चेहरे की मुस्कान में होना चाहिए। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर होता है। उसके बाद जब आपको लगे कि आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल का आपको जवाब देना बनता है, तब आप जवाब दीजिए, और उसी सवाल के जवाब से आप उनको संतुष्ट करिए। और कई बार आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने लगेगा कि यार अब ये लग रहा है अब तो सब खराब हो गया इंटरव्यू, अब नहीं होगा, अब छोड़ो, अगली बार बढ़िया से देंगे आके, अब तो इस बार ऐसे होगा। बिल्कुल नहीं, एकदम राहुल द्रविड़ वाला तरीका अपनाइए कि 10 गेंद ना खेलो कोई बात नहीं, जो अच्छी खेलने को मिले खेलो। तो उसी तरह से बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल क्विट नहीं करना है किसी चीज़ से कि भाई हमें नहीं 10 सवालों के जवाब पता है, कोई बात नहीं, जब हम दे पाएंगे तब तो मतलब वहाँ बोर्ड के सामने कोई गिव अप नहीं करना है कि नहीं अगला इंटरव्यू बहुत अच्छा देंगे, इस बार हो गया, आप लोग कुछ नहीं हो पाएगा। हर सवाल का उत्तर देते समय सोचिए कि यही सवाल का उत्तर आपका सिलेक्शन कराएगा, और मुझे पूरा भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अच्छा नंबर आएगा। मैं आपको बता दूं, मैं साधारण पृष्ठभूमि से था, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता था, मुझसे कभी बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे, क्योंकि कठिन सवाल पूछते मैं क्विट कर जाता था कि सॉरी सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। तो वो आसान सवाल पूछते थे, गांव देहात के सवाल, सब खेती कैसे करते, खेती में तुम क्या करते थे, ये सब चीज़ें खूब पूछ के अपना खूब बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू में नंबर मिला। मुझे कभी इंटरव्यू में ख़राब नंबर नहीं मिला, 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया, दोनों बार बहुत अच्छा नंबर मिला, 180 192 तक मिला, लेकिन दुर्भाग्यता सिलेक्शन नहीं हुआ। स्टेट में भी 2 बार दिया इंटरव्यू, अच्छा नंबर मिला। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, बिल्कुल घबराइए मत, बहुत तगड़े से घर पे प्रैक्टिस करिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास लिखे हुए रखे होने चाहिए और आपकी टिप पर होने चाहिए, बोल बोल के तैयार करिए, एक दूसरे से बात करते रहिए। इंटरव्यू बोर्ड लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डेली इस समय रहें, डेली रखवाने की कोशिश करूँगा, फिर भी कोई किसी को समस्या हो तुरंत मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।